नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज हम लोग रचना शरीर के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मृत शरीर शोधन और संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डाइसेक्शन के द्वारा ही हम किसी स्ट्रक्चर को अच्छी प्रकार से जान सकते हैं और इसका इंट्रोडक्शन इन जनरल हो चुका है। और सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान चैप्टर 5 में इसका महत्व बताया गया। महत्व में हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, त्वक पर्यंतस्य देहस्य यो अयम अंग विनिश्चय शल्य ज्ञान धृते नैशम वर्णयेतु अंगेषु केषुचित्। यानी यह जो देह का त्वक पर्यंत अंग विनिश्चय है, यानी अंग विनिश्चय मतलब अच्छी प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान करना अंग का, उसका किसी भी प्रकार शल्य ज्ञान के बिना वर्णन नहीं किया जा सकता। यह वक्तव्य शवच्छेदन की आवश्यकता को बताता है। यानी आपको अगर सर्जरी सीखनी है या सर्जरी करनी है तो आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए अंगों का। इसके लिए आपको मृत शरीर में शवच्छेदन की प्रक्रिया के थ्रू उन ऑर्गन्स के बारे में या उन अंग और प्रत्यंगों के बारे में जानना चाहिए। ये श्लोक जो है अंग प्रत्यंग के प्रत्यक्ष ज्ञान के महत्व को बताता है, जो कि शल्य ज्ञान यानी सर्जरी को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद आता है कि आखिर शवच्छेदन के थ्रू ही क्यों सीखेंगे, शवच्छेदन की क्या आवश्यकता है। तस्मात् निसंशयं ज्ञानहर्ता शल्यस्य वांछता शोधयित्वा मृतम सम्यक दृष्टयो अंग विनिश्चय। यह कहता है कि यदि आपको शल्य में या सर्जरी क्रिया करने के लिए निसंदेह यानी उस संदेह से परे ज्ञान को प्राप्त करना है तो आपको सम्यक प्रकार से मृत शरीर का अंग विनिश्चय या फिर दृष्टिगत होकर के उसको सीखना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष तो ही यद दृष्टम शास्त्र दृश्यस्य यद भवेत समासतम उभयम भूयो ज्ञान विवर्धनम। इस श्लोक के द्वारा आचार्य ये कहते हैं कि प्रत्यक्षो ही यद दृष्टम शास्त्र दृष्टस्य यद भवेत। ज्ञान की आपकी जो प्रक्रिया है वह प्रत्यक्ष रूप में पहला हो और दूसरा क्या है, शास्त्र के द्वारा उसको बल मिले। यानी आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी अच्छी प्रकार से हो और उसका प्रैक्टिकल भी आपने अच्छे से किया हो। तो समासतम उभय, उन दोनों के मिलने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान में विवर्धन करता है, यानी ज्ञान में आपको वृद्धि देता है, आपको स्किल पैदा करता है। यानी केवल अगर आप शास्त्र पढ़ते रहेंगे या बुकिश नॉलेज होगा तो भी आप अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। अगर केवल आप प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं तो भी आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी, आप अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीकों से आप किसी चीज को सीखेंगे तो वह आपके लिए सदा फलदायी होगा, चिकित्सा में सफलता को निश्चित करेगा। अब हमें अगर प्रत्यक्ष ज्ञान करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 100 संरक्षण होना जरूरी है, 100 होना जरूरी है। उसी पे आप सीखेंगे। तो आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने 100 संरक्षण की विधि बताई। तो ये मैं श्लोक पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आपको ब्रेक डाउन करके यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या कहते हैं, तस्मात् समस्त गात्रम विषो उपहतम अदीर्घम व्याधि पीड़ितम वर्षम असतिकम। यानी वह समस्त गात्र यानी समस्त अंग उसके अंदर हो, विष से न मरा हो, बहुत दीर्घ व्याधि से न मरा हो, और वर्ष शतिकम यानी 100 वर्ष से कम वाला हो। निश्रेष्टांत पुरुषम यानी कि उसके आंतों में मलमूत्र आदि न हो। पुरुषम महत्वम आभ्याम निबद्धम पंजरस्थम मुंजवल्कल कूस सड़ादिनाम मन्यतम एनाविष्टतम प्रत्यंग प्रत्यंगम अप्रकाशे देशे काथी। उस शरीर को मुंजवल्कल कूस आदि से लपेट करके न बहने वाली नदी में एक पिंजड़े के अंदर रख करके रख दें, अप्रकाशम जहाँ प्रकाश अधिक न पड़ता।
सम्यक प्रकोथितम, प्रकोथितम जब अच्छी प्रकार से वो सड़ जाए। च उद्धृतम ततम देहम सप्तरात्रि, ये आप याद रखिएगा, उस देह को निकाल करके 7 रात्रि तक यानी 7 दिन तक आप इसको 1 वीक तक आप इसको स्टडी कर सकते हैं। उसीरम बाल वेणु वल्कम कूर्च नामाम अन्यम एवं शनय शनय घर्षितम त्वगादिनामम सर्वानेव बाह्य अभ्यंतरम अंग प्रत्यंगम विशेषानम यथोक्ताम लक्ष्य चक्षुषा। कहने मतलब है कि आप 7 रात्रि तक उसीर बाल वेणु वल्कल कूर्च आदि से एक ब्रश बना करके, कूर्चा नाम ब्रश बना करके, कूर्च मतलब ब्रश ही होता है, बना करके धीरे धीरे घर्षण करते हुए उसके त्वक आदि सभी अंगों का अध्ययन करें, बाह्य अभ्यंतर सभी अंग प्रत्यंगों को विशेष रूप से देखें। अब हम इसको तैयार कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखा? समस्त गात्रम। यदि आपको प्राकृत रूप से एनाटॉमी पढ़नी है तो जो आपने बॉडी चूज किया है वो उसके अंदर सभी अंग हो। हाथ अपर लिम्ब नहीं है, लोअर लिम्ब नहीं है, कुछ उसमें पार्ट ही नहीं है, तो आप सही रूप से उसको सीख नहीं पाएंगे। अविषोपहतम यानी उसकी मृत्यु विष के कारण न हुई, क्योंकि जब भी आप किसी को विष देते हैं या कोई पॉइजनिंग के कारण कोई डेथ हुई रहती है तो उसमें अंग प्रत्यंग प्राकृत रूप बिल्कुल बदल जाता है, वो वैकृत हो जाता है। तो ऐसे में आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि यह मृत्यु से पहले या नॉर्मल व्यक्ति में किस प्रकार दिखाई देता था। अदीर्घ व्याधि पीड़ितम यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्याधि से बहुत दिनों से पीड़ित है तो भी उसके उस पर्टिकुलर उस अंग में बिल्कुल अप्राकृत चेंजेज हो जाएंगे, जो कि स्टडी के लिए सही नहीं होगा। अवर्ष सत्यकम अगर 100 वर्ष से अधिक का रहा तो वह कुछ भी आपको सीखने पढ़ने को उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर जाती है। निःश्रेष्ठार्थ परिस्तम, तो ये तो खाली रहना चाहिए, तो सही है। फिर आता है इसको ऐसी बॉडी को लेकर के क्या करना है? मुंज वलकल कूस सड़ से लपेट दे। ठीक, वृक्षों की छाल है, कूस है, सड़ है, एक पिंजड़े में रख करके कहाँ रखें? न बहने वाली नदी में रख कर सड़ा दें। फिर शव को निकालें, उसको उसीर बाल वेणु वलकल इनसे कूची बनाए, कूर्च बनाए और 7 दिन तक उसका अध्ययन करें। इस प्रकार ये क्या है? आयुर्वेद में डाइसेक्शन की विधि बताई गई, किस प्रकार आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं, आगे आपका इस प्रकार ज्ञान का क्या लाभ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। शरीर च शास्त्रे च दृष्टार्थ स्याद विशारदः दृष्ट सुत्तभ्याम संदेव महापोह चरित क्रिया। शरीर के विषय में और शास्त्र के विषय में अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। देखने से यानी दृष्ट श्रुत, देखने से और शास्त्र अवलोकन करने से संदेह को हटा करके क्रिया में चिकित्सा करनी चाहिए। यानी शास्त्र से और प्रैक्टिकली आप जो अच्छी प्रकार देख करके अपने संदेह का निवारण कर लें, आपके अंदर कोई भी डाउट ना हो। इस प्रकार डाउट हटने के बाद ही आप चिकित्सा कर्म में जाएं। तो 2 शब्द यहाँ आता है, पहला आता है शव संरक्षण, दूसरा शवच्छेदन। तो आयुर्वेद में शव संरक्षण बता दिएगा, जिसमें हमने प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी पढ़ी, और शवच्छेदन उन्होंने बोला कि आप 7 दिन तक उसका अध्ययन कर सकते हैं कुर्च के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइसेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। आधुनिक समय में शव संरक्षण की क्या स्थिति है उसको हम लोग देखते हैं। तो द प्रिजर्व डेड बॉडी इज कॉल्ड कैडेवर। आपकी जो एनाटॉमी लैब में जो बॉडी रखी होगी उसको हम क्या शब्द बोलते हैं? कैडेवर। कैडेवर लैटिन शब्द से बना हो। कैडेवर क्या होता है? एक कैडेवर, एक कॉर्पस आर लीच इज अ प्रिजर्व डेड ह्यूमन बॉडी। जो डेड बॉडी प्रिजर्व की जा चुकी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैडेवर। कैडेवर में क्या होता है? कैडेवर में एक्चुअली में टिश्यू आर रिहाइड्रेटेड एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज रिड्यूस। तो हम कुछ मेथड यूज करते हैं, कुछ केमिकल यूज करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? टिश्यू में रिहाइड्रेशन रहता है, बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, मम्मी जैसा नहीं बनेगा। और दूसरा जो है, जो उसका डिकम्पोजिशन है वह जो धीरे धीरे खराब होता है, उसका रेट हम क्या करते हैं? स्लो कर देते हैं। तो हमें पढ़ने के लिए वह अवेलेबल हो जाता है। ठीक, अब कोई भी अगर हम कैडेवर हो या डेड बॉडी हो कोई भी, तो उसमें कुछ चेंजेज होते हैं। तो उन चेंजेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वो चेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जब कोई ह्यूमन बॉडी में डेड होती है तो उसी बॉडी को तो आप प्रिजर्व करने वाले हैं।
तो उसमें क्या क्या चेंजेज होंगे उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले उसमें क्या होता है, रीगर मॉर्टिस। तो रीगर मॉर्टिस क्या होता है, जैसी कोई डेड बॉडी डेड करती है तो उसमें क्या होता है, उसके लिम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, बहुत ही कठोर हो जाते हैं, हार्डनेस आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट है उनसे कैल्शियम जो है बाहर लीक कर जाता है, बाहर निकल जाता है, और जो उसके बाद वह एक स्टिफनेस यानी उसके अंदर एक तनाव या कड़ापन आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीगर मॉर्टिस। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है पैलर मॉर्टिस। पैलर मॉर्टिस क्या होता है, पेलनेस विच हैपेंस इन 15 to 120 मिनट आफ्टर द डेथ। डेथ के बाद क्या होता है, 15 से 120 मिनट के अंदर शरीर पूरा पीला आपको दिखाई देता है। लीवर मॉर्टिस उसके बाद थर्ड स्टेज में आता है, सेटलिंग ऑफ ब्लड इन द लोअर या डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो जो कोई बॉडी अगर आपने सुपाइन पोजीशन में रखी हुई है तो जो डिपेंडेंट पार्ट यानी नीचे उसकी स्किन के नीचे लेयर में आपको ब्लड वगैरह सारा वहाँ पे जमा दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीवर मॉर्टिस। फिर आता है अल्गर मॉर्टिस। अल्गर मॉर्टिस क्या होता है, द रिडक्शन इन द बॉडी टेम्परेचर। पहले क्या होता है, जब आप नॉर्मल लाइफ में होते हैं, आप जीवित होते हैं, तो उसमें आपके शरीर में हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन दोनों एक साथ चलता रहता है। लेकिन जब आपकी डेथ हो जाती है तो उसमें क्या होता है, हीट लॉस तो हो रहा है लेकिन हीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो हीट लॉस होते हो, जैसे हमारे 37 डिग्री सेल्सियस है हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 है, तो होता क्या, हीट लॉस होते होते तब तक डिक्लाइन करता है जब तक कि वो रूम टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्गर मॉर्टिस। इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेज में डीकम्पोजिशन, द रिडक्शन इन सिंपल फॉर्म ऑफ द मैटर। जो भी जिससे बना हुआ है उससे ब्रेक डाउन होने लगता है, इसको हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं। तो ये एक डेड बॉडी में होने वाले चेंजेस है। इन्हीं चेंजेस को हमें क्या करना है, रोकना है, रिड्यूस करना है, जिससे कि हम कुछ समय तक उस पर अध्ययन कर पाए। एक शब्द आता है इम्बेलमिंग, ये इसको आप याद रखिएगा। Embalming is the process to preserve the dead body and prevent it from putrefaction। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते थे, एक्चुअली में फ्यूनरल का जो प्रोसेस होता था उसमें डिले करने के लिए उस बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था कि जब तक सब लोग आएंगे देखेंगे। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, हमने इस टेक्निक को बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए स्टडी पर्पस के लिए हमने इसको करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आता है, इट इज द प्रोसेस टू प्रिजर्व द डेड बॉडी एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम प्यूट्रीफैक्शन, यानी सड़ने से उसको बचाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट। अब हम आगे देखते हैं मेथड क्या होता है। मेथड में देखिए प्रिजर्वेशन, जो प्रिजर्वेटिव केमिकल होता है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं और बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, थ्रू द फीमोरल आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरीज। इन दो चूंकि मेजर आर्टरीज हैं, इन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, जो केमिकल अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे प्रिजर्वेटिव फ्लूइड बनाते हैं, उस फ्लूइड को हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। तो आखिर हमने इन आर्टरीज को ही क्यों चुना है, तो सबसे पहले आप देखिए, आर्टरीज आर ओपन एंड पेटेंट इवन आफ्टर डेथ वेयर एज द वेन आर ब्लॉक बाई क्लॉटेड ब्लड। तो जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्या होता है कि वह मरने के काफ़ी समय बाद तक भी ओपन रहती हैं। ओपन होना है, पेटेंट होना एक ही बात है, वो ओपन रहती हैं, जिस कारण क्या होता है कि अगर हम उसको चूज करेंगे तो उसके थ्रू हम प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डाल सकते हैं, उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी वेन के थ्रू डालने की कोशिश करेंगे तो चूंकि उसमें ब्लड के थ्रू वह ब्लॉक हुआ रहता है, इसलिए पूरे शरीर में नहीं जा पाएगा। दूसरे नंबर पे एनाटॉमिकल बेनिफिट है हमारे पास, क्योंकि आर्टरीज में किसी प्रकार की वाल्व नहीं होती है, इसीलिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। इसके कंपैरेटिव जो वेन होती है उसमें वाल्व होते हैं, इस वजह से वह फ्लो नहीं आएगा। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है कि यह बिग आर्टरीज होती हैं, फीमोरल आर्टरी या कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, वो बिग आर्टरीज होती हैं, जिससे फ्लूइड हमारे शरीर में पूरी तरह से चला जाता है और विद इन शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय में पूरे शरीर में अच्छे से वो चला जाता है।
अब इसके लिए जो प्रिजर्वेटिव फ्लूइड होता है उसको कैसे बनाते हैं उसको देखिए। इसमें प्रिजर्वेटिव फ्लूइड जो होता है क्या क्या होता है उसमें, सबसे पहले व्हाइट आर्सेनिक होगा, ये कंटेंट याद रखिएगा। व्हाइट आर्सेनिक होगा 1 kg, पोटेशियम बाइकार्बोनेट 1 kg, फॉर्मेलिन यानी 40% फॉर्मेल्डिहाइड 5 लीटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट लिया जाता है 500 ml, ग्लिसरीन 500 ml, वाटर 3 लीटर, थाइमोल 100 ग्राम और रेड लेड 200 मिलीग्राम। कुछ किताबों में इससे अल्टर भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अलग अलग कुछ मेथड में थोड़ा चेंजेस होता है तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। दोनों को जो भी याद करना है एक याद कर लीजिएगा। इसका हम लोग देखते हैं ये एक्शन किस प्रकार करता है। एक्शन में देखिए जो प्रिजर्वेशन का जो काम करता है वो एक्चुअल कौन करता है, फॉर्मेलिन करता है। ठीक, 40% फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वह फॉर्मेलिन, जो बल्कि हम लोग डेड बॉडी को फॉर्मेलिन के टैंक में ही रखते हैं, जो कैडेवर बन जाता है उसको फॉर्मेलिन के टैंक में रखा जाता है। एंटीटॉक्सिन्स जिसमें कार्सेनिक काम करेगा, जो भी अपना उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होगी उसको आर्सेनिक रोकेगा। टिश्यू की सॉफ्टनिंग यानी टिश्यू सॉफ्ट रहे, आपको कम नेचुरल दिखाई दे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें ग्लिसरीन इंसर्ट करते हैं। और अगर कि डेड बॉडी है तो उसमें फंगस ग्रो कर सकता है, उससे बचाने के लिए उसमें थाइमोल जो है वह 100 ग्राम के लगभग डाला जाता है। तो ये आपका प्रिजर्वेटिव फ्लूइड है और साथ में वो किस प्रकार कार्य करता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसको याद कर लीजिएगा। ये सारा नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे BMS नोट्स करके है वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट में आप देखिए सर्जिकल ब्लेड होता है, किसमें BP हैंडल में उसको ला के रखते हैं। 2 टूथेड फोर्सेप्स होते हैं जिससे उसकी हम स्किन को एक दूसरे से अलग कर सकें। ब्लंट हुक होता है, स्ट्रेट एंड कर्व 2 सीजर चाहिए होता है। ठीक, हैंड लेंस चाहिए ताकि आप उसको इनलार्ज करके देख सकें, और प्रॉपर लाइट चाहिए या फिर आप हेडलाइट यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जब भी डाइसेक्शन करना है तो कम से कम उससे 2 घंटे पहले आपको जो कैडेवर है उसको फॉर्मेलिन टैंक से बाहर निकालना होगा, जिससे उससे जो पंजेंट स्मेल होती है वो खत्म हो जाए और आपको उसकी स्टडी करने में आसानी, वरना आंखों वगैरह में बहुत तेज लगता है वो। और साथ में आप वहाँ पे ग्लव्स के थ्रू ग्लव्स जाना है, प्रॉपर एप्रन होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए वहाँ पे, और मास्क होना चाहिए आपके पास। तो ये आपकी चीज़ें वहाँ पे रहेगी आपके साथ में, तब आप डाइसेक्शन अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। डाइसेक्शन के लिए एक्चुअल में हम करते क्या हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली पहले आप स्किन को ही हटाएंगे, स्किन को हटा करके अंदर जो है आप मसल्स तक पहुँचेंगे, और मसल्स के बाद फिर आप आर्गन तक पहुँचेंगे। तो जो प्रॉपर मेथड है वो क्या है, सीक्वेंस में सबसे पहले इंसीजन दिया जाता है, इंसीजन में स्किन आती, स्किन में आप पहले सुपरफिशियल फेसिया हटाएंगे, फिर डीप फेसिया हटाएंगे। उसके बाद अगर इंटरमस्कुलर सेप्टम है तो उसको आप हटाएंगे और उसके अंदर आपको मसल्स दिखाई देगा। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं ये ऊपर स्किन की लेयर है, उसके बाद स्किन है, सुपरफिशियल फेसिया है, देन ये डीप फेसिया है, और ये 2-3 मसल्स के बीच में जो गैप दिखा रहा है ये क्या है, इंटरमस्कुलर सेप्टम है। और ये रेड कलर का आपका मसल्स, एक जनरल आइडिया के लिए शो किया गया कि जब भी आप डाइसेक्शन करेंगे तो आप इस अप्रोच में जाएंगे। हाँ, डेड बॉडी आपने अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया, डाइसेक्शन आर्गन वगैरह सब पढ़ लिया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एक जो मेथड है उसमें क्या आता है, पहले रिसीविंग आप कैडेवर है, प्रिजर्वेशन आपने किया, डाइसेक्शन किया, इसके बाद वो जिस भी रिलीजन से हों उनके अनुसार उनका क्रीमेशन कर देना है। ठीक है, तो ये मेथड हम लोग या ये स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं शव संरक्षण और शवच्छेदन की प्रक्रिया में। तो ये टॉपिक इतना ही है, और इसके आगे हम लोग और पढ़ाई करेंगे अच्छी प्रकार से। अगर ये आपको जानकारी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।